हाँ जी, कल अपने आमेर के कछुआओं की शुरुआत से लेकर भारमल तक पढ़ लिए थे। आगे आज अपने जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है भगवंत दास। भगवंत दास शासक कब से कब तक रहे वो देखो। पहले 1573 से लेकर 1589 तक, यह है भगवंत दास का शासनकाल। 1573 से 1589 तक शासक रहे। इनके काम क्या क्या है, पहले तो एक बात याद रखो। जब इनका बाप भारमल जब मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं तो भगवंत दास उनके बेटे वो भी चले गए थे वहां पर। अकबर ने भगवंत दास को 5000 का मनसबदार बनाया था। क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि अकबर ने भगवंत दास को कितनी सूबेदारी दी थी, तो 5000 की मनसबदारी दी थी। 1573 मेवाड़ लिख रखा है, यानी अकबर ने मेवाड़ में महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे। उन 4 शिष्टमंडलों में जो 3 नंबर पर गया था उसका नाम क्या था, तो भगवंत दास था। यानी महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था अकबर। 4 शिष्टमंडल भेजे गए अकबर द्वारा। उन 4 शिष्टमंडलों में जो 3 नंबर पर गए थे वो भगवंत दास। फिर मैंने नाम लिखा है मानबाई। भगवंत दास जी क्या करते हैं, अपनी पुत्री मानबाई का विवाह है जहांगीर के साथ कर देते हैं। एक चीज याद रखो, बारमल कल पढ़ रहे थे अपने, बारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह किया था अकबर के साथ। बारमल के पुत्र का नाम भगवंत दास, और भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किया था हरखाबाई के पुत्र सलीम या जहांगीर के साथ। तो मानबाई और जहांगीर से जो संतान पैदा हुई उसका नाम था खुसरो। खुसरो नाम की संतान पैदा हुई थी। फिर देखो पंजाब मैंने लिखा है, अकबर ने भगवंत दास को पंजाब की सूबेदारी भी दी थी। पंजाब की सूबेदारी 7 सालों तक, 1582 से लेकर 1589 तक भगवंत दास पंजाब के सूबेदार रहे थे। जब पंजाब के सूबेदार थे उसी टाइम पंजाब प्रांत के अंदर लाहौर लाहौर में 1589 ईस्वी में भगवंत दास की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा देख लीजिए दोबारा। भगवंत दास 1573 से 1589 तक शासक रहते हैं, और भगवंत दास जी को अकबर 5000 की मनसबदारी देता है। 3 नंबर शिष्टमंडल के रूप में भगवंत दास को मेवाड़ भेजा गया था महाराणा प्रताप के पास, लेकिन महाराणा प्रताप ने भगवंत दास की बात नहीं मानी थी, अधीनता नहीं स्वीकार की थी। भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया था, और मानबाई और जहांगीर से जो संतान हुई उसका नाम रखा गया खुसरो। खुसरो क्या करता है, जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता है। खुसरो जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता है, तो परेशान होकर मानबाई अपने पुत्र खुसरो को जहर दे देती है। इसलिए इतिहास में कोई पुत्र हंता माता कहे तो वो कौन है, मानबाई। मानबाई ने अपने पुत्र खुसरो को जहर देकर मार दिया। फिर जहांगीर से परेशान होकर खुद क्या करती है, अफीम की ओवरडोज लेती है, और अफीम की ओवरडोज लेकर खुद भी आत्महत्या कर लेती है। फिर पंजाब, भगवंत दास को अकबर ने पंजाब की सूबेदारी दी थी। 7 सालों तक पंजाब के सूबेदार रहे। 1582 से 1589, 1589 में लाहौर में भगवंत दास की मृत्यु हो जाती है। तो भगवंत दास की मृत्यु के बाद जो अगला शासक गद्दी पर बैठता है उसका नाम है मानसिंह। मानसिंह गद्दी पर बैठता है। मिर्जा राजा मानसिंह भी बोल सकते हैं और मानसिंह फर्स्ट भी बोल सकते हैं। मिर्जा राजा मानसिंह, कई जगह मिर्जा राजा मानसिंह लिख देते हैं और मानसिंह फर्स्ट के नाम से फेमस है। 1589 से लेकर 1614 तक शासक रहे। 1589 से 1614 तक शासक रहा। इनके काल में कई विशेषताएं इनकी।
जन्म, इनका जन्म हुआ 6 दिसंबर 1550 को मोजमाबाद नामक स्थान सांबर जयपुर में इनका जन्म हुआ था। मोजमाबाद सांबर जयपुर में जन्म हुआ। जब 1562 ईस्वी में बारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, उस समय ये मुगलों की शरण में चले गए, यानी टोटल 12 साल की उम्र में मुगलों की शरण में चले गए थे। 1562 से लेकर 1614 तक टोटल 52 सालों तक मुगलों की सेवा की। टोटल 52 सालों तक मुगलों की सेवा की। दो मुगल शासकों की सेवा की। दो मुगल शासक कौन कौन से? तो एक अकबर और दूसरा जहांगीर। अकबर और जहांगीर, इन दो मुगल शासकों की सेवा की। अकबर का जो सबसे विश्वास पात्र सेनापति हुआ करता था वो मानसिंह। मानसिंह सबसे ज्यादा किसी पर विश्वास करता था, सबसे ज्यादा किसी को योग्य सैनिक मानता था, तो वो मानसिंह को मानता था। क्यों मानता था? क्योंकि इसने बहुत सारी सफलताएं दिलवाई थी, बहुत सारी सफलताएं दिलवाई थी। इसलिए अकबर ने इसको कई उपाधियां, मनसबदारी, नवरत्नों में शामिल, ये कई काम करवाए थे। तो अकबर ने, यहां लिख रहा हूं मैं, अकबर ने अपने नवरत्नों में शामिल किया। अकबर ने मानसिंह को अपने नवरत्नों में शामिल किया तथा फरजंद की उपाधि दी थी। नवरत्नों में शामिल करके फरजंद की उपाधि दी थी। फरजंद का मतलब दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ पुत्र। फरजंद, दत्तक पुत्र या गोद लिया हुआ पुत्र एक ही बात होती है। अकबर ने अपने नवरत्नों में भी शामिल किया। तो एक और 7,000 की मनसबदारी दी थी अकबर ने इसको। 7,000 की मनसबदारी। अकबर ने सिर्फ दो ही लोगों को 7,000 की मनसबदारी दी थी, और वो दो लोग, एक तो मानसिंह थे और एक थे अजीज कोका। अजीज कोका, मानसिंह और अजीज कोका, इन दो ही लोगों को 7,000 की मनसबदारी दी थी, बाकी किसी को 7,000 की मनसबदारी नहीं मिली थी। तो अकबर के कोई नवरत्न पूछ ले तो नवरत्नों में, नवरत्न यहां लिख रहा हूं मैं, देखो नवरत्न कौन कौन से अकबर के। एक तो है मानसिंह, और पूछ ले तो टोडरमल, बिरबल, तानसेन और फैजी, अबुल फजल, हकीम हुमाम, मुल्ला दो प्याजा, और अब्दुल रहीम खान एक खाना। कितने हो रहे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये अकबर के नवरत्न हुआ करते थे। ठीक है, थोड़ा देख लीजिए दोबारा। मिर्जा राजा मानसिंह या मानसिंह प्रथम 1589 से लेकर 1614 तक, ये इनका शासनकाल। ये शासनकाल है, ये याद रखना, जीवन काल नहीं है। अगर जीवन काल पूछे तो 1550 से लेकर 1614 तक शासनकाल है, 1589 से 1614। 6 दिसंबर 1550 को मोजमाबाद सांबर जयपुर में इनका जन्म होता है। 1562 में, यानी 12 साल की एज में ये मुगलों की शरण में चले गए थे। दो मुगल शासकों की सेवा की है, एक अकबर और एक जहांगीर। इन दो मुगल शासकों की इन्होंने सेवा की। तो अकबर का सबसे विश्वास पात्र सेनापति मानसिंह हुआ। अकबर ने मानसिंह को अपने नवरत्नों में शामिल किया, फरजंद की उपाधि दी और 7,000 की मनसबदारी दी। अकबर ने सिर्फ दो ही लोगों को 7,000 की मनसबदारी दी है, एक तो मानसिंह और दूसरा
अजीज कोका। तो अकबर के कोई नवरत्न पूछ ले, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते कि निम्न में से कौन सा है वो अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था या शामिल था, तो ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे तो देखो, मानसिंह, तोडरमल, बिरबल, तानसेन, हेजी, अबुल फजल, हकीम हुमाम, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खान के खाना, ये अकबर के नवरत्न हुआ करते थे। और देखो मानसिंह की कई बातें, और देखो मानसिंह की कई बातें। मानसिंह ने क्या क्या काम किए। 1573 महाराणा प्रताप के पास गए। 1573 में महाराणा प्रताप के पास गए, 2 नंबर शिष्टमंडल के रूप में महाराणा प्रताप के पास भेजा गया था। अकबर ने महाराणा प्रताप के पास जो 4 शिष्टमंडल भेजे थे, उनमें 1 नंबर पर जलाल खां कोरची, 2 नंबर पर मानसिंह, 3 नंबर पर भगवंत दास और 4 नंबर पर टोडरमल गए थे। इसका मतलब मानसिंह अपने बाप से पहले गया था मेवाड़, पीछे पड़ा। भगवंत दास भी गए थे मेवाड़, और अब इससे पहले मानसिंह गए 1573 में, जून 1573 की ये घटना, जून 1573 में गए। और देखो हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम था मानसिंह। महाराणा प्रताप की आर्मी का नेतृत्व मानसिंह ने किया, मर्दाना हाथी पर बैठ के मानसिंह गए थे वहां पर। तो एक तो मेवाड़ में दूसरे शिष्टमंडल के रूप में गए, एक हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की आर्मी का नेतृत्व किया। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि अकबर ने मानसिंह को सबसे पहले कौन से अभियान पर भेजा है, तो सबसे पहले की बात आ जाए तो सबसे पहले रणथंबोर पर अटैक करवाया था 1569 में। अकबर ने सबसे पहले मानसिंह को किस अभियान पर भेजा, तो 1569 में रणथंबोर पर आक्रमण करवाया था। रणथंबोर में थे बूंदी के शासक सुरजनहाड़ा, सुरजनहाड़ा से अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई, तो ये याद रखना। अब अकबर ने मानसिंह प्रथम है उनको कहां कहां का सूबेदार बनाए, काबुल, बिहार और बंगाल, इन क्षेत्रों का सूबेदार बनाया गया था अकबर द्वारा मानसिंह को। अभी पीटीए में क्वेश्चन आया था कि बिहार का सूबेदार पूछ लिया था कि कितने कब से लेकर कब तक रहा, तो पहले काबुल वाला 1581 से लेकर 1587 तक काबुल की सूबेदारी, 1587 से लेकर 1594 तक बिहार की सूबेदारी, और 1594 के बाद 3 बार बंगाल की सूबेदारी दी गई थी। ये बात याद करो। जब काबुल में थे तो काबुल में 5 विद्रोही जातियों का दमन किया था मानसिंह, 5 विद्रोही जातियों का दमन करके आमेर का झंडा एक रंग से 5 रंग का कर दिया था। बिहार में फिर क्या क्या काम करवाए, बिहार में इन्होंने एक मानपुर नगर बसाया था, और बिहार में गया नामक स्थान पर, गया नामक स्थान पर बिहार में महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। और
मानसिंह का पहली बार राज्याभिषेक भी कहां पर हुआ था? तो पटना बिहार के अंदर हुआ था। फिर बंगाल, बंगाल में क्या क्या काम करवाए? बंगाल के 3 बार सूबेदार रहे। बंगाल में एक क्षेत्र बसाया था जिसको अकबर नगर बोला जाता है, वर्तमान में तो उसको राजमहल कहते हैं। अकबर नगर नाम से एक शहर बसाया था बंगाल में, वो किसने बसाया? तो मानसिंह ने। बंगाल से एक मूर्ति भी लेकर आए थे, शिला माता की मूर्ति, ये बंगाल से लाएगी। देखो सुनो दोबारा एक बार, क्या क्या काम करवाए इन्होंने। वो शुरुआत वाली तो बात पढ़ ही ली अपने, मनसबदारी, नवरत्नों में शामिल, फरजंद की उपाधि, कितने साल की उम्र में मुगलों की शरण में गए। अकबर ने सबसे पहले मानसिंह को किस अभियान पर भेजा? तो रणथंभौर अभियान पर भेजा। सुरजनहाड़ा से अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई। फिर 2 नंबर शिष्टमंडल के रूप में मेवाड़ गए थे। फिर हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था। अब और बातें, कहां कहां का सूबेदार, कितने कितने सालों तक सूबेदारी इन्होंने की। 1581 से लेकर 1587, ये जो टाइम पीरियड है, इसमें काबुल के सूबेदार रहे। एक काबुल की सूबेदारी का मतलब कोई आम बात नहीं है। काबुल की सूबेदारी करना हर एक के बस की बात नहीं हुआ करती थी। काबुल की सूबेदारी उसी को दी जाती थी जो सबसे योग्य सेनापति हो, जो लड़ने में बहादुर हो। और मानसिंह एक अच्छा योद्धा हुआ करते थे, तो काबुल का सूबेदार बनाया गया। काबुल अफगानिस्तान वाली जगह, आज भी वो वैसे की वैसी बनी हुई है, वहां पर विद्रोह वैसे के वैसे हैं। वो उग्र क्षेत्र, उग्र लोग वहां पर रहते हैं, कबीलों के अंदर लोग रहा करते हैं। तो वहां के विद्रोह होते रहते हैं, जनता वहां की उग्र है, इसलिए विद्रोह करती रहती। इनके विद्रोहों को दबाने के लिए वहां पर मानसिंह को भेजा गया। मानसिंह ने वहां पर काबुल के अंदर विद्रोहों को इतने क्रूर तरीके से दबाया कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। 5 विद्रोही जातियों का, 5 विद्रोहों का दमन करके उसने आमेर का झंडा एक रंग से 5 रंग का किया। इसने कहा जी अब आमेर का झंडा एक रंग का नहीं रहेगा, अब आमेर का झंडा मैं 5 रंग का करूंगा। लोग कल को आके पूछे कि जी आमेर का झंडा ये 5 रंग का क्यों है, तो कम से कम जवाब तो हो कि आमेर का झंडा 5 रंग का इसलिए है क्योंकि मानसिंह ने काबुल में 5 विद्रोहों का दमन किया था। जब वहां पर 5 विद्रोहों का दमन किया गया, लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। आज भी कई कवियों ने कल्पनाएं की है मानसिंह के बारे में कि इतना इस मानसिंह का काबुल के अंदर प्रभाव था कि लोग घरों से बाहर निकलते नहीं थे। और माता भी अपने टाबरों को जब डराती थी तो क्या कहती थी कि मात सुनावे बालकान खौफनाक रणगात, काबुल भूली नहीं है जे वो खांडो वे घात। इतना खौफ हो गया था इस बंदे का कि माता अपने पलंग में पालने में बच्चों को सुलाती है तो भी ये बोलती है कि सो जा वरना मानसिंह आ जाएगा। इतना खौफ था उसका। तो काबुल के लोगों ने अकबर को आकर कहा कि बंदे की पोस्टिंग कहीं और करो, नहीं तो हमारा तो घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। यार अच्छा सेनापति नियुक्त करते हो तुम, पोस्टिंग दूर करो यार, उसकी कोई बंदा, ढंग का बंदा लाके दो। तो अकबर ने मानसिंह को काबुल से बुला लिया, काबुल से बुलाकर भेज दिया बिहार, बिहार भेज दिया। एक चीज सोचने वाली है कि मानसिंह को राजस्थान के किसी भी क्षेत्र का सूबेदार नहीं बनाया गया। राजस्थान से इस मानसिंह को दूर ही रखा था, क्योंकि तो खुद मानसिंह को डर था, दूरदर्शी व्यक्ति था अकबर। अकबर को डर था कि कहीं स्थानीय लोग या स्थानीय सैनिकों के साथ मिलकर मानसिंह मेरे खिलाफ बगावत ना करते, इसलिए राजस्थान के आसपास नियुक्त नहीं किया, बिहार में नियुक्त किया 1587 से लेकर 1594। अब की बार पीटीए में यहां से क्वेश्चन आया था।
तो 1587 से 1594 तक बिहार की सूबेदारी की है। बिहार में मानपुर नगर बसाया इन्होंने और गया में महादेव मंदिर, शिव जी का मंदिर बनवा दिया गया। इसका मतलब शिव भक्त भी हुआ करता था। हथियार उठाने के साथ साथ कभी कभी ये धोख भी लगा लिया करता था। तो फिर राज्याभिषेक पटना में हुआ। 2 बार राज्याभिषेक हुआ मान सिंह का। पहले तो 1589 में पटना में और दूसरी बार आमेर में 1590 में। 2 बार क्यों? अकबर का सूबेदार भगवंत दास भी था, अकबर का सूबेदार मान सिंह भी था। दोनों बाप बेटे सूबेदार। भगवंत दास को तो पंजाब का सूबेदार बना रखा था और उस टाइम मान सिंह को बिहार का सूबेदार बना रखा। दोनों बाप बेटे सूबेदार। 1589 में भगवंत दास की पंजाब में लाहौर में मृत्यु। इस बात की खबर लगी बिहार में बैठे मान सिंह को कि पिताजी एक्सपायर हो गए, तो बिहार में वहीं पर पटना नामक स्थान पर राज्याभिषेक करवा लिया। जब बिहार के सूबेदार थे उसी टाइम 1590 में एक काम और किया। 1590 में उड़ीसा पर आक्रमण किया था। जिस समय बिहार का सूबेदार था उसी टाइम 1590 में उड़ीसा पर आक्रमण किया और उड़ीसा का राजा हुआ करता था नासिर खां। नासिर खां से अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई थी। ठीक है, ये बात याद करना आप। तो ये 5 विद्रोह है, ये तो समझ में आ ही गया। बिहार की सूबेदारी 1587 से 94 तक, मानपुर नगर बसाया, गया में महादेव मंदिर बनवाया, राज्याभिषेक 1589 में पहली बार पटना में हुआ। जब बिहार के सूबेदार थे उसी टाइम 1590 में उड़ीसा के राजा नासिर खां को हराकर अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई थी। फिर देखो बंगाल की सूबेदारी अकबर ने मान सिंह को 3 बार दी थी। वो 3 बार सूबेदारी दी जाती है उसी टाइम क्या होता है, अकबर नगर बसाया जाता है। अकबर नगर बसाया, जिसको वर्तमान में राजमहल बोलते हैं, वो अकबर नगर किसने बसाया? तो मान सिंह ने बसाया। शिला माता, जिन माता को अन्नपूर्णा माता कहते हैं, जिस माता के नर बलि और छाग बलि दी जाती है, जो माता 2.5 प्याले शराब का चरणामृत करती है, उस माता की मूर्ति मान सिंह द्वारा लाई गई थी। वहां बंगाल के अंदर एक जसोर नामक स्थान है, जगह का नाम है जसोर। जसोर नामक स्थान पर यह मूर्ति हुआ करती थी। आसपास के लोगों में ऐसी मान्यता थी कि जो शिला माता का पूजन करता है उसके अन्न धन के भंडार कभी खाली नहीं होते। मान सिंह को लगा कि यार ऐसी माता की तो हमारे राजस्थान में ज्यादा जरूरत है, इस माता को तो हम लेके जाएंगे, मूर्ति उठाओ रे। शिला माता की मूर्ति वहां से उठाई गई तो जसोर नामक स्थान का राजा हुआ कहता था केदार, वो केदार कहता है कि जी नहीं, ये मूर्ति नहीं लेके जाने देंगे, ये शिला माता की मूर्ति नहीं जाएगी यहां से। तो फिर मान सिंह और वो केदार के बीच युद्ध होता है। उस युद्ध के अंदर मान सिंह केदार को हरा देता है और ये शिला माता की मूर्ति जसोर बंगाल से आमेर लाई जाती है। वर्तमान में शिला माता की मूर्ति आमेर दुर्ग के अंदर रखी गई। आमेर दुर्ग के अंदर एक साइड है जिसको बोलते हैं जलेब चौक, उस जगह को बोलते हैं जलेब चौक। उस जलेब चौक नामक स्थान पर शिला माता की मूर्ति रखी गई। अब आपसे कोई पूछे कि कछवाहों की आराध्य देवी कौन सी, तो ये शिला माता। ये चीज भी याद रखना, शीतला माता अलग है, शिला माता अलग है। शीतला माता की तो मूर्ति चाकसू जयपुर में शील की डूंगरी पहाड़ी के ऊपर, लेकिन शिला माता की मूर्ति आमेर दुर्ग के अंदर है जलेब चौक नामक स्थान पर। 2.5 प्याले शराब का चरणामृत करने वाली माता शिला माता है और 2.5 प्याले शराब पीने वाली देवी जीर्ण माता है। ये 2 क्वेश्चन कंफ्यूज करेंगे आप।
दोबारा सुन लीजिए इस बात को। 2.5 प्याले शराब पीने वाली देवी जीर्ण माता है, 2.5 प्याले शराब का चरणामृत करने वाली माता शिला माता। जब मान सिंह बंगाल के सूबेदार थे उसी टाइम मान सिंह बीमार पड़ गए थे। तभी देखो 3 बार 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 पोस्टिंग की गई है, बीमार पड़ गए थे तो कई दिन अपने पुत्र को भेज दिया बंगाल के अंदर। उस पुत्र का नाम था जगत सिंह। पुत्र का नाम है जगत सिंह। मान सिंह जी ने कहा यार बेटे मैं तो बीमार पड़ गया हूं, अब कई दिन यार तू संभालो उस एरिया को, मैं कोई कुछ दवाई पानी कर लेता हूं, इतने दिन तू संभाल। जगत सिंह को वहां का सूबेदार बनाया गया। जगत सिंह वहां सूबेदार बनकर गया, लेकिन जगत सिंह की बंगाल के अंदर मृत्यु हो जाती। जगत सिंह की बंगाल के अंदर मृत्यु हो गई तो जगत सिंह की माता का नाम था कनकावती। जगत सिंह की माता का नाम है कनकावती। कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में आमेर दुर्ग के अंदर एक मंदिर बनवाया था जिसको बोलते हैं जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर, यह भी आमेर दुर्ग के अंदर, ये मंदिर तो शीला माता का मंदिर है आमेर दुर्ग के अंदर, और जगत शिरोमणि का भी मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर में श्री कृष्ण जी की वही प्रतिमा रखी गई है जिसकी पूजा कभी मीराबाई किया करती थी। काले पत्थर की एक बड़ी प्रतिमा है कृष्ण जी की, वो उस जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर रखी गई। और मान सिंह की बातें देखो, ये पुंडरीक विठल है, पुंडरीक विठल। ब्लू पोट्री, पोट्री कला। ये पोट्री कला क्या होती है? पोट्री कला चीनी मिट्टी के बर्तनों पर जो चित्रकारी की जाती है उसको बोलते हैं पोट्री कला। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी किया जाना पोट्री कला कहलाता है। पोट्री कला कई प्रकार की होती है, जैसे ब्लैक पोट्री, रेड पोट्री, कागजी पोट्री, कई प्रकार है इसके। लेकिन राजस्थान के अंदर जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले ब्लू पोट्री की शुरुआत होती है। यानी चीनी मिट्टी के बर्तनों पर सबसे पहले नीले रंग का चित्रांकन शुरू हुआ। नीले रंग का चित्रांकन शुरू हुआ। वो ब्लू पोट्री के मूलतः कलाकार हुआ करते थे पर्शिया के, ईरान, पर्शिया यानी ईरान, पर्शिया या ईरान के कलाकार हुआ करते थे। इनके कलाकारों को अकबर द्वारा लाहौर लाया गया और इनके कलाकारों को आमेर कौन लेकर आया? तो मान सिंह। इसका मतलब ब्लू पोट्री की राजस्थान में शुरुआत हुई या आमेर में शुरुआत हुई तो मान सिंह के काल में। कई है देखो, जैसे ब्लैक पोट्री, राजस्थान में ब्लैक पोट्री पूछ ले तो कोटा की। रेड पोट्री जिसको पोकरण पोट्री भी बोलते हैं, रेड पोट्री या पोकरण पोट्री, पोकरण जैसलमेर की। जैसे कागजी पोट्री यानी बारीक चित्रांकन किया जाना, कागजी पोट्री पूछ ले तो अलवर की। ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री के एक कलाकार का नाम है कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के बहुत ही फेमस कलाकार हुए थे। इसको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। मऊ नामक जगह पड़ती है सीकर के अंदर, वहां के निवासी हुआ करते थे। नीले रंग का बहुत ही सुंदर चित्रांकन किया जाता था इनके द्वारा। एक तो कृपाल सिंह शेखावत फेमस हुए ब्लू पोट्री के, और एक है नाथीबाई। नाथीबाई, नाथीबाई भी फेमस कलाकार है। तो दो कलाकार याद कर, ये इसके ब्लू पोट्री के याद कर लेना आप। एक तो है कृपाल सिंह शेखावत और एक है नाथीबाई। थोड़ा देख लीजिए दोबारा। पोट्री कला या ब्लू पोट्री मूलतः पर्शिया ईरान, लाहौर तक अकबर द्वारा लाई गई, मानसिंह द्वारा आमेर लाई गई। ब्लू पोट्री के फेमस कलाकार है कृपाल सिंह शेखावत और नाथीबाई।
चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रांकन किया जाना पोटरी कला कहलाती है। राजस्थान में ब्लैक पोटरी कोटा की, कागजी पोटरी अलवर की, रेड पोटरी या पोकरण पोटरी जैसलमेर की। जिसमें से ब्लू पोटरी और जो पोकरण पोटरी है उनको तो जीआई टैग भी मिल चुका है, इतनी फेमस हो गई है। फिर देखो पुंडरीक विठल, मानसिंह का एक दरबारी कवि हुआ करता था पुंडरीक विठल। पुंडरीक विठल, पुंडरीक विठल की कई रचनाएं फेमस हैं, जैसे राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय, दुन्नी प्रकाश। देखो राग ही राग के बारे में ज्यादा लिखा, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय, दुन्नी प्रकाश। राग राग नृत्य इसी की बातें कर रहा है। इसका मतलब कवि को राग या नृत्य से ज्यादा ही लगाव था। तो पुंडरीक विठल मानसिंह का दरबारी कवि है, जिनकी रचनाएं याद कर लेना, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय और दुन्नी प्रकाश। फिर एक और दरबारी राइटर हुआ जिसका नाम था मुरारी दान। मुरारी दान का एक ग्रंथ है मान प्रकाश ग्रंथ। ये मान प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा तो याद कर लेना, मुरारी दान ने लिखा। तो ये रचनाएं वगैरह थोड़ी बहुत देख लेना, याद हो जाएगी। फिर एक बात, खुसरो का विद्रोह है। पहले भी जब भगवंत दास अपने पढ़ रहे थे उस टाइम भी बात की थी। खुसरो का विद्रोह है, बात कर रहे थे अपने भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया था। इसका मतलब मान सिंह की बहन का नाम था मानबाई और मान सिंह के भांजे का नाम था खुसरो। और खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया 1606 में। 1606 में खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। तो खुसरो की सहायता किसने की तो मान सिंह ने की थी। खुसरो की सहायता करने वाले व्यक्ति का नाम है मान सिंह। एक तो देखो जहांगीर के खिलाफ विद्रोह है, एक मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह हो रहा है और मुगलों का सूबेदार है मान सिंह। और मान सिंह अपने भांजे को बोल रहा है कि तेरे बाप के खिलाफ बगावत कर दे, मैं तेरे साथ हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को राजा बना देंगे अपने। लेकिन यहां पर एक लफड़ा हो जाता है। लफड़ा क्या होता है कि खुसरो की माता का नाम मानबाई, मानबाई अपने पुत्र खुसरो को जहर दे देती है और इस बात का पता भी लग जाता है कि मान सिंह अपने भांजे खुसरो की हेल्प कर रहा था। इसका मतलब अकबर सॉरी जहांगीर और मान सिंह है, इन दोनों के रिलेशन खराब हो, इन दोनों के रिलेशन बहुत खराब हुए। खराब हुए तो फिर राजा मुगल बादशाह हैं, उसके साथ तो फिर वापस बनानी पड़ेगी। अब मान सिंह क्या करे? मान सिंह ने जहांगीर को राजी करने के लिए मान सिंह ने एक काम किया। मान सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर के साथ कर दिया। मान सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर के साथ कर दिया। इससे जहांगीर खुश होता है और थोड़े रिलेशन ठीक होते हैं मान सिंह के साथ। ये थोड़ा लफड़ा ऐसे ही था शादी वाला, ये थोड़ा याद करना ही होगा आपको। जहांगीर की पत्नी मानबाई भी थी और जहांगीर की पत्नी मान सिंह की पुत्री भी थी, तो दोनों में रिलेशन ठीक हुए। तो जहांगीर ने मान सिंह को दक्षिणी भारत अभियान पर भेजा। दक्षिणी भारत अभियान पर भेजा 1611 ईस्वी में। तो दक्षिणी भारत अभियान पर ही मान सिंह की 6 जुलाई 1614 ईस्वी को एलिचपुर नामक स्थान, जगह पड़ती है एलिचपुर महाराष्ट्र के अंदर,
एलिचपुर महाराष्ट्र में मानसिंह की मृत्यु हो जाती है। 52 सालों तक मुगलों की सेवा करता करता 1614 ईस्वी में एक्सपायर हो जाता है। देखो 1550 में जन्म हुआ है, 1562 में 12 साल की उम्र में मुगलों के पास चला गया है। 1562 से लेकर 1614 तक 52 सालों तक मुगलों की सेवा की, जिसमें अभियान देखो कौन कौन से। 1569 में रणथंबोर अभियान पर भेजा, 1573 में दूसरे शिष्टमंडल के रूप में मेवाड़ गया, 1576 में हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व किया, 1581 से 1587 तक काबुल का सूबेदार रहा, 1587 से 1594 तक बिहार का सूबेदार रहा, 1594 के बाद 3 बार बंगाल का सूबेदार रहा। फिर खुसरो जब विद्रोह करता है, अपना भांजा विद्रोह करता है, तो खुसरो की सहायता करता है। फिर 1611 ईस्वी में मानसिंह दक्षिणी भारत अभियान पर जाता है और 6 जुलाई 1614 को एलिचपुर महाराष्ट्र में मानसिंह की मृत्यु हो जाती है। जब मानसिंह की मृत्यु हुई तो मानसिंह के छोटे भाई को गद्दी पर बिठाया गया और मानसिंह के छोटे भाई का नाम था भाव सिंह। 1614 से लेकर 1621 तक भाव सिंह ने बेचारे ने ज्यादा भाव नहीं खाए थे, सिर्फ 7 ही साल तक शासक रहा था। भाव सिंह की निसंतान मृत्यु हो जाती है, यानी जिस समय इनकी मृत्यु हुई थी उस समय इनके कोई टाबर नहीं थे। निसंतान मृत्यु हुई तो अगले राजा को गद्दी पर बिठाया गया। जो अगला राजा गद्दी पर बैठता है वो है मिर्जा राजा जयसिंह। मानसिंह का पुत्र हुआ करता था मिर्जा राजा जयसिंह। यानी मानसिंह की मृत्यु के बाद छोटे भाई भाव सिंह को गद्दी पर बिठाया, लेकिन भाव सिंह की निसंतान मृत्यु हो गई तो फिर मानसिंह का पुत्र गद्दी पर बैठ जाता है मिर्जा राजा जयसिंह। माता का नाम था दमयंती। दोसा में रखकर दमयंती ने पालन पोषण किया था इनका। पिता का नाम तो मानसिंह ही। 1621 से लेकर 1667 तक, यानी कितने साल होते हैं? 1621 से 1667 तक 46 सालों तक मुगलों की सेवा की। 46 सालों तक मुगलों की सेवा की और 46 सालों तक राजा रहा है। इसलिए कोई पूछे कि कछवाहों में सर्वाधिक शासनकाल किसका है, तो मिर्जा राजा जयसिंह। जितना लंबा नाम उतना ही लंबा शासनकाल। मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667 46 साल तक शासक रहा। तो मिर्जा राजा जयसिंह 3 सबदातिर 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। जो 3 मुगल शासकों की सेवा की थी वो जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। मैं इन तीनों का शासनकाल लिख देता हूं, फिर आप मैच करके देखना कि तीनों के साथ मैच होता है कि नहीं होता है। 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर, 1628 से लेकर 1658 तक शाहजहां, 1658 से लेकर 1760 तक औरंगजेब। इन 3 मुगल शासकों की सेवा की। इन तीनों ने कौन कौन से राजा ने कहां कहां पर भेजा वो और याद कर लेना थोड़ा सा। देखो जहांगीर, जहांगीर ने मिर्जा राजा जयसिंह को कहां भेजा, तो अहमदनगर अभियान पर। 1623 की ये बात है। अहमदनगर का राजा हुआ करता था मलिक अंबर। मलिक अंबर। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने जहांगीर के कहने पर अहमदनगर पर 1623 में मलिक अंबर पर अटैक किया था। शाहजहां ने 1637 ईस्वी में कंधार अभियान पर भेजा और कंधार अभियान पर भेजते समय उपाधि दी मिर्जा राजा की। कंधार अभियान पर भेजते समय उपाधि दी गई मिर्जा राजा की। फिर औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को
शिवाजी के खिलाफ भेजा था। शिवाजी के खिलाफ भेजा था। तो शिवाजी के खिलाफ जब औरंगजेब ने भेजा, उस टाइम औरंगजेब ने मिर्जा राजा को 6000 की मनसबदारी दी थी। औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को 6000 की मनसबदारी दी। और जिस समय मिर्जा राजा जयसिंह को औरंगजेब शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेज रहा है, उस टाइम 44,000 सेना देकर भेजा था। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, कितनी सेना देकर भेजा? तो 44,000 की सेना देकर भेजा गया था। जब शिवाजी पर अटैक करने के लिए जाता है, तो शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह, इन दोनों के बीच में एक संधि होती है, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कई जगह 11 जून लिख देते हैं, कई जगह 22 जून लिख देते हैं। 11 या 22 जून 1665। सुनो, थोड़ा सा दोबारा सुनो इसको। मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से लेकर 1667 तक, टोटल 46 साल होते हैं। 46 सालों तक शासक रहता है, यानी कछवाहों में सर्वाधिक शासनकाल है मिर्जा राजा जयसिंह का। माता दमयंती और पिता मानसिंह, 3 मुगल शासकों की सेवा की, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। जहांगीर ने 1623 ईस्वी में अहमदनगर के राजा मलिक अंबर पर आक्रमण करने के लिए भेजा, और उस आक्रमण में या उस अभियान में मिर्जा राजा जयसिंह सफल होकर लौटा था। 1628 में मुगल बादशाह बन जाता है शाहजहां। शाहजहां ने 1637 ईस्वी में कंधार अभियान पर भेजा, और कंधार अभियान पर भेजते समय उपाधि दी है मिर्जा राजा की। मिर्जा राजा का मतलब, मिर्जा राजा का मतलब होता है कि अपनी फैमिली का बंदा माने। जैसे अकबर की जो मूल जाति हुआ करती थी, वो मिर्जा थी। कभी आप बाबर पढ़ना, अकबर के दादा का नाम बाबर, बाबर के नाम के आगे उनके पिता का नाम पूछते हैं तो उमर शेख मिर्जा। इसका मतलब इनकी मूल जाति मिर्जा हुआ करती थी, और मिर्जा को का टाइटल जिसको मिल रहा है, इसका मतलब फैमिली का सबसे क्लोज आदमी है। फिर 1658 के बाद औरंगजेब गद्दी पर बैठ जाता है। औरंगजेब के काल में दक्षिणी भारत के अंदर, वैसे तो जहांगीर के काल से शुरुआत हो गई थी, लेकिन औरंगजेब के काल में ज्यादा ऊंचाइयों पर दक्षिणी भारत के अंदर मराठा साम्राज्य पहुंच चुका था। मराठा शक्ति का उदय हो चुका था, और मराठों में दक्षिणी भारत के अंदर राजा बन चुका था शिवाजी, जिसने मराठा साम्राज्य की नींव डाली। वो व्यक्ति गद्दी पर बैठ गया था। तो इस बात की टेंशन हुई उत्तर में बैठे औरंगजेब को। औरंगजेब को लगा कि हमारा दक्षिणी भारत के अंदर साम्राज्य हुआ करता था इतना लंबा चौड़ा, और आज वहां पर एक नई शक्ति का उदय हो रहा है। हो सकता है वो नई शक्ति इधर दिल्ली की ओर बढ़ सकती या उत्तर की ओर बढ़ सकती। अब औरंगजेब उस नई शक्ति को या मराठा शक्ति को दबाने के लिए किसी योग्य व्यक्ति को तलाश रहा है, और योग्य व्यक्तियों में सबसे पहले तो औरंगजेब ने विश्वास किया अपने मामा पर। औरंगजेब का मामा हुआ करता था शाइस्ता खां। औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा कि शाइस्ता मामा आप जाओ यार। लेकिन शाइस्ता खां 1664 में जाता तो है, लेकिन पार नहीं पड़ती। जब अपने मामा शाइस्ता खां की पार नहीं पड़ती है, तो फिर योग्य बंदे के तलाश की गई, तो मिर्जा राजा मान सिंह पर विश्वास, मिर्जा राजा जय सिंह पर विश्वास किया गया। मिर्जा राजा जय सिंह यहां से दक्षिणी भारत में जब जाते हैं तो 44,000 सेना लेकर जाते हैं। ये क्वेश्चन एक बार कहीं पूछा गया है कि औरंगजेब ने कितनी सेना भेजी थी सिवा मिर्जा राजा जय सिंह को देखकर, तो 44,000 सेना। जब दक्षिणी भारत के अंदर गया, उस टाइम वहां पर शिवाजी उस टाइम पुरंदर के किले के अंदर थे।
तो पुरंदर के किले को घेरने का प्रयास किया गया मिर्जा राजा जयसिंह। तो उधर से आते हैं शिवाजी। शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच एक संधि होती है। उस संधि को, जो पुरंदर के किले में अगर संधि हुई तो उस संधि को बोलते हैं पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि में मेन शर्तें क्या रखी जाती है? देखो, मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच ये संधि हो रही है। इसमें संधि में शर्तें ये हैं कि शिवाजी हैं, उसके पास टोटल 35 किले हैं। वो शिवाजी 35 में से 23 किले औरंगजेब को वापस करेंगे। 35 में से 23 किले शिवाजी औरंगजेब को देगा। ठीक है। दूसरी बात यह कि शिवाजी के पुत्र का नाम था संभाजी। शिवाजी अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेजेगा। अब ये संधि होगी। संधि हो जाने के बाद मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी को कहा, यार ठीक है यार, अपनी तो ठीक बनती है, संधि वगैरह कर ली अपने, पर यार एक बात शिवाजी और मान, मैं तेरी मुलाकात करवाता हूं औरंगजेब से। आजकल औरंगजेब आगरा में रहता है, मैं तेरी मुलाकात करवाता हूं। अब अगर संधियां ही हो गई है तो फिर बातचीत तो करो कम से कम। मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी को यहां से लेके जाता है औरंगजेब के पास। आगरा के अंदर एक जगह है जयपुर भवन। ये जयपुर भवन जयपुर में नहीं है, याद रखना। जयपुर भवन जिसको बोलते हैं राम सिंह की हवेली। जयपुर भवन या राम सिंह की हवेली में जब पहुंचे तो मिर्जा राजा जयसिंह को लग रहा था कि जाते ही शिवाजी हैं, उसका आदर सत्कार किया जाएगा, औरंगजेब द्वारा आदर सत्कार किया जाएगा। लेकिन औरंगजेब के मन में कपट हो गया। औरंगजेब क्या करता है, इस जयपुर भवन या राम सिंह की हवेली में शिवाजी को कैद करवा देता है। शिवाजी को कैद कर दिया गया। इस बात का दुख हुआ मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह को लगा कि यार एक राजा के साथ संधि हुई है, राजा ने हाथ बढ़ाकर अपने साथ संधि की है, इसका मतलब वो राजा छोटा थोड़ी हो गया। और हमने इस राजा को ये बोला है कि तेरी मुलाकात करवाते हैं, और यहां लाकर अगर इसको कैद कर देते हैं तो ये तो इसके साथ विश्वासघात हो गया। अपने क्या है, शिवाजी को यहां से फरार करवा देंगे। मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र का नाम था राम सिंह। एक दिन दोनों बाप बेटे मिलकर, मिर्जा राजा जयसिंह और राम सिंह, दोनों बाप बेटे मिलकर शिवाजी को फलों की टोकरी में बिठाकर यहां से फरार करवा देते। शिवाजी की ज्यादा हाइट नहीं हुआ करती थी, 4.5 फुट के बंदे थे, फिर भी एक साम्राज्य स्थापित किया था उस व्यक्ति ने। फलों की टोकरी में बिठाकर यहां से फरार करवा दिया। औरंगजेब को इस बात का पता लग जाता है। औरंगजेब को पूरा पता लग गया कि राम सिंह और मिर्जा राजा जयसिंह दोनों ने फरार करवाया। तो वो औरंगजेब मिर्जा राजा जयसिंह को दोबारा कहता है कि अब की बार तो तूने फरार करवा दिया है, लेकिन दोबारा जा और उसको पकड़ कर लाना। दोबारा जाओ और पकड़ कर ला। अब मिर्जा राजा जयसिंह दोबारा जा रहे 1666 के अंदर। जब मिर्जा राजा जयसिंह दोबारा शिवाजी के पास जाते हैं तो औरंगजेब अपने 2 दूत साथ में भेज देता है और कहता है कि ये जो मिर्जा राजा जयसिंह अगर कोई विश्वासघात करने की कोशिश करे अपने साथ, या उधर शिवाजी के साथ कोई बातचीत करने की कोशिश करे, तो इसको मार देना। पर शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह की दोनों की अच्छी बनती, अटैक तो नहीं कर सकता। वहां पर 6-7 महीने तक दक्षिणी भारत में रहा, शिवाजी के साथ रहा मिर्जा राजा जयसिंह। ना तो वो शिवाजी को पकड़ रहा है, ना युद्ध कर रहा है। तो औरंगजेब द्वारा जो 2 दूत भेजे गए थे, जो खुफिया व्यक्ति भेजे गए थे, उन व्यक्तियों ने 1667 ईस्वी के अंदर बुरहानपुर नामक स्थान, महाराष्ट्र के अंदर है
बुरहानपुर नामक स्थान पर औरंगजेब के दूतों ने मिर्जा राजा जयसिंह को जहर दे दी। 1667 में मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु हो जाती है। मिर्जा राजा जयसिंह की 2-3 और बातें देख लीजिए। मिर्जा राजा जयसिंह ने एक दुर्ग बनवाया था, जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग बनवाया था, जिसको बोलते चिल्हे का टिल्ला। चिल्हे का टिल्ला ये बनवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। एक बार कांस्टेबल में क्वेश्चन आ गया था कि ये कौन सी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, तो ईगल की पहाड़ी के ऊपर बना ये किला मिर्जा राजा जयसिंह ने बनवाया। यह वही किला है जिसके बारे में कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने 1975 में इस किले की खुदाई करवाई थी, यहां से काफी सारा धन प्राप्त हुआ था। वही बात है ये। तो ये जयगढ़ दुर्ग ईगल की पहाड़ी वाला। यहां पर जयबाण तोप भी रखी गई है, वो आगे अगली क्लास में और चर्चा करेंगे। जयबाण तोप है वो किसने रखवाई वगैरह। एक और मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि का नाम था बिहारी। बिहारी जिसने रचना लिखी थी बिहारी सतसई। बिहारी सतसई कहते हैं ये ग्वालियर के हुआ करते थे। बिहारी है वो ग्वालियर के हुआ करते थे। ग्वालियर में इनको सूचना मिलती है एक बार कि मिर्जा राजा जयसिंह अपनी कोई छोटी सी रानी है, छोटी उम्र की रानी है, कोई 10-12 साल की टाबर है, उसके प्रेम पास में पड़ गए, राजपाट भूल गया। तो वो बिहारी ग्वालियर से आमेर आते हैं। आमेर आकर मिर्जा राजा जयसिंह को समझाते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली हिसो बंध्यो आगे कौन हवाल। जैसे ये पंक्तियां सुनते हैं तो कहते हैं मिर्जा राजा जयसिंह का स्वाभिमान जाग जाता, और उस दिन के बाद बिहारी को अपना दरबारी कवि बना लेते हैं। बिहारी ने मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में रहते हुए रचना लिखी थी जो आज भी फेमस है, बिहारी सतसई। दूसरा जो दरबारी राइटर हुआ करता था राम कवि। राम कवि की एक रचना जय सिंह चरित्र। राम कवि की रचना पूछ ले तो जय सिंह चरित्र। ठीक है।